Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Units and Measurements. और आज हम लोग प्रीफिक्स कन्वर्जन सीखने वाले हैं। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आप लोगों से उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोगों को प्रीफिक्स की टेबल जो है वो पूरी तरह से याद हो गई होगी। आपने एक सीक्वेंस में प्रीफिक्स की टेबल को याद करके रख लिया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे यदि आप रटने बैठोगे प्रीफिक्स की टेबल को तो शायद थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको इजीली ये सारे की सारे प्रीफिक्स याद हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर है, प्रीफिक्स क्या है? तो प्रीफिक्स भैया वो नंबर्स हैं जो आपके मेन यूनिट के सामने लगे रहते हैं। जो यूनिट है आपकी उसके सामने लिखे हुए जो सिंबल्स हैं वो हैं आपके प्रीफिक्स। जैसे मैंने वहां पर सिखाया हुआ है, मिली के लिए आप स्मॉल m यूज करोगे जिसका वैल्यू 10 टू द पावर -3 है। किलो के लिए k यूज करोगे जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर +3 है। मेगा लिखा है तो 10 टू द पावर 6 है, जिसका मीनिंग कैपिटल M विल बी द सिंबल। मैंने रैंडमली 2-3 सेलेक्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट किए। जैसे नैनो लिखा है तो नैनो के लिए स्मॉल n रहता है। तो ये बात समझ में आ रही है। अब मेन जो आपकी यूनिट है जैसे ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, कुलाम है, या जो भी हैं, ऐसे ही टाइप के आपको कन्वर्जन यहां पर करने रहेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो मैंने बोला ठीक है भैया, समझ में आ रही है, इतनी तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं था, कोई बात नहीं। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे तो बात करते हैं, और वो है आपका प्रीफिक्स कन्वर्जन। तो कैसे करेंगे ये प्रीफिक्स का कन्वर्जन? एक बात ध्यान रखना, जो रूल मैं यहां पर सिखा रहा हूं वही रूल आपके सब तरफ अप्लाई होने वाले हैं। पहले हम लोग प्रीफिक्स कन्वर्जन के लिए सबसे पहले एक बेसिक सा आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है? उससे क्या होगा कि उससे आपको थोड़ा सा फील आने लगेगा। आप लोग जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये बात जानते कि नहीं जानते? तो आपने बोला यस। अच्छा, मैं यदि आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर होंगे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर? तो ऐसे सवालों को हम लोगों को यहां पर करना है। तो आप क्या करोगे इस सवाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए बेसिक अप्रोच आप क्या लगाओगे? तो आप बोलोगे कि भैया 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 मीटर। तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, जिसे आप 10 टू द पावर -2 मीटर के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। ये एकदम बेसिक बात है और ये जूनियर क्लासेस में सीखा जाता है, ठीक है? अब हमारे पास में जूनियर क्लासेस के बराबर तो समय है नहीं कि भैया आप हर बार ऐसे लिख के देखोगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो फिर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर और फिर 10 टू द पावर -2 मीटर लिखूंगा। इतना समय है क्या हमारे पास यहां पर? तो भैया हमारे पास यहां पर इतना समय नहीं होता है। यहां पर हमें कैलकुलेशंस को फास्ट रखना होता है, और कई बार आप पाओगे कि आपके जो भी क्वांटिटी, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं उस जगह यहां पर ये प्रीफिक्स वगैरह का प्रॉपरली यूज करना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब हम लोग अपनी रूल बुक की तरफ बढ़ते हैं कि अपने जो नियम बनेंगे, हमारे क्या नियम बनने वाले हैं। तो प्रीफिक्स कन्वर्जन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूल ध्यान रखने हैं। कितने रूल? 2 रूल। देखो रूल बहुत ही आसान है, लेकिन उनको अप्लाई करते समय आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो तब हो पाएगी जब हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो भैया पहला रूल है हमारा, और रूल कहता है एकदम सिंपल, टू रिमूव मल्टीप्लाई। टू रिमूव मल्टीप्लाई। और दूसरा रूल कहता है टू पुट डिवाइड। इसका मीनिंग क्या है कि जब कभी भी आपको किसी प्रीफिक्स को हटाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और यदि किसी प्रीफिक्स को रखना है टू पुट, तो आपको करना है डिवाइड। आपको करना है डिवाइड। ये एकदम बेसिक सी बात समझ में आई? एकदम आसान लग रहा है? रूल्स देख के कितना आसान लग रहा है? तो मैंने बोला यस, बहुत ही आसान लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें जो है अब 3 वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन सी? पहला रूल नंबर 1 पे, दूसरा रूल नंबर 2 पे, और तीसरा रहेगा इनका मिक्स, मतलब कुछ हटेगा और कुछ लगेगा। 3 तरह के क्वेश्चंस। मैंने बोला पहला कौन सा कि कहीं पर आपको प्रीफिक्स को हटाना पड़ेगा, दूसरा तरह का क्वेश्चन जहां पर आपको प्रीफिक्स को रखना पड़ेगा, और तीसरा तरह का क्वेश्चन जहां पर कुछ हटेगा और कुछ लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर इनफ? इतना समझ में आया? ओके। अब यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
और मैं सबसे पहला सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने अभी कर लिया है ऑलरेडी, उसी एग्जाम्पल को आपके सामने पुट कर रहा हूं। तो भैया मैंने बोला एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहां पर लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर। अब कई लोग बोल रहे हैं सर ये तो अभी थोड़ी देर पहले तो किया था हम लोगों ने, देखो यहां पर 10⁻⁻² मीटर आया हुआ था, तो फिर आप ये सवाल क्यों करवा रहे हैं। तो उसका रीजन ये है क्योंकि देखो इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास में अवेलेबल है, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसी के कारण मैंने ये पहला क्वेश्चन यहां पर पुट किया है। अब जरा इसको क्वेश्चन को है ना, जो दिया हुआ क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1 में मैंने क्या बोला है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है और फिर मीटर लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। अब देखो ये जो भी है 1 सेंटीमीटर ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इतनी बड़ी यूनिट है, और इस यूनिट के भी दो टुकड़े हो रहे हैं जहां पर एक प्रीफिक्स वाला पार्ट है और एक मेन यूनिट है। यस और नो। तो मैंने बोला यस। अब यहां से जब मैं इधर में जा रहा हूं तो मेन यूनिट तो एज इट इज है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क रखा है, मतलब आपको यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और इस प्रीफिक्स को यहां से हटा देना है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुना। मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक प्रीफिक्स और एक मेन यूनिट है। राइट साइड में क्या देख रहे हो, एक क्वेश्चन मार्क है और एक मेन यूनिट एज इट इज अवेलेबल है। जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर कोई तो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है, और ये उसी रूल को बता रहा है n1u1 बराबर n2u2, वही रूल है यहां पर और कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन जो अब हम लोग जो रूल सीख रहे हैं वो रूल के हिसाब से अब मैं चलता हूं। तो पहला रूल मैंने आपको सिखाया है टू रिमूव मल्टीप्लाई। टू रिमूव मल्टीप्लाई मतलब आपको प्रीफिक्स को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए सी नाम का एक प्रीफिक्स है। किस नाम का प्रीफिक्स है, सी, और सी स्टैंड्स फॉर सेंटी। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए, सी स्टैंड्स फॉर सेंटी, और सी का मतलब टेबल में जाकर देखिए 10⁻⁻² लिखा हुआ है। टेबल में कैसे लिखा है, सेंटी सी 10⁻⁻², वही लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे पीछे हो सकता है मैंने किस तरह से बनवाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको पढ़ते आना चाहिए। भैया सेंटी का मतलब 10⁻⁻² है, जिसे सी सिंबल से यूज करेंगे तो सी का मतलब 10⁻⁻² है। यस और नो। तो मैंने बोला यस। अब मेरा इस क्वेश्चन में क्या कहना है, मेरा क्वेश्चन में कहना है कि भैया इस सी को हटा दो, यहां से इसको गायब कर दो। इसको गायब करने के लिए मैंने क्या कर दिया, फिर इसको पुट कर दिया। तो मतलब मेरे पास में सीधा सीधा आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। एकदम सिंपल सवाल था। प्रीफिक्स हटा तो वहां पर उस इक्विवेलेंट नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। एक और सवाल लूंगा, बिल्कुल सेम सवाल, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदल होगा, और वो बदल किस चीज का होगा तो आप देखिए। यहां पर मैंने अगला सवाल लिया है यहां पर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये 5 को डिस्टर्ब करना नहीं है, ये 5 आपका एज इट इज रह जाएगा। सी को हटाना है, सी को हटाना है मतलब आपने 10⁻⁻² लिख दिया और m को एज इट इज। तो आंसर आया 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। समझ में आया कितना आसान है ये, बहुत ही आसान है कि नहीं। तो मैंने बोला यस, बिल्कुल बहुत ही आसान है। चलो अब हम लोग 2 4 5 10 एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला आपसे बताओ 10 मिली वोल्ट मतलब कितने वोल्ट। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अच्छा ये कोई मैं रटे रटाए एग्जाम्पल नहीं है, मेरे जो मन में आए वो नंबर ले रहा हूं, हो सकता है सेम मैच कर जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो कैसे करोगे, तो देखो मैंने बोला देखो नंबर कभी भी है उसको छेड़ना नहीं है। ये स्मॉल m है, मैं बोल भी रहा हूं साथ ही साथ में 10 मिली वोल्ट, इसलिए ध्यान रखना स्मॉल m। आपका अभी काम m से मतलब है, अभी आपको उस v से कोई लेना देना नहीं है। उस v की जगह कुछ भी होने दो XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी आपके लिए। अभी तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स पर है। तो आपने लिखा 10 इंटू और मिली हटेगा मतलब आएगा 10⁻⁻³ वोल्ट। अब इसके आगे का जो पार्ट है इसकी कैलकुलेशन तो क्या कर सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻² वोल्ट। ये कैसे लिखा, तो भैया आपकी क्या होगा, ये +1 है ये -3 है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। तो +1 -3 मतलब -2 आएगा, तो वो 10⁻⁻² वोल्ट यहां पर हो रहा है।
क्लियर हुआ ये बात? आर यू श्योर इनफ? सही बात है। चलो ये बात यदि सही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल करते हैं। मैंने बोला 25 माइक्रोफैरड। सुनते चलिए, अभी ये फैरड क्या है आपको कोई नहीं डरना है, अभी ये कुछ भी होने दो, अभी तो बस आप प्रीफिक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग प्रीफिक्स कन्वर्जन सीख रहे हैं। तो सवाल ये है 25 माइक्रोफैरड इज इक्वल्स टू कितने फैरड। तो आपको यहां पर अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी यूनिट और कौन सी प्रीफिक्स है। क्यों? क्योंकि उसको मेन यूनिट को तो इसने यहां पर लिख के देना है। तो आपने क्या लिखना है, 25 को एज इट इज इनटू म्यू हटेगा तो इसकी जगह 10 टू द पावर -6 आएगा और ये 25 इंटू 10 पावर -6 फैरड। समझ में आ रहा है क्या? क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। चाहिए तो आप एक और एग्जाम्पल कर लो, एक और एग्जाम्पल कर लो अपनी तसल्ली के लिए। 5वां एग्जाम्पल है 50 किलो ओम इक्वल्स टू कितने ओम। तो फटाफट बताइए आंसर। तो आंसर आएगा आपके पास में 50 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, जिसे आप लिख सकते हो 50 इंटू 1000 ओम, जिसका मतलब आप लिखोगे 50,000 ओम। क्लियर है? तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। तो मैंने बोला था 4 5 6 एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो मैंने 5 एग्जाम्पल करवा लिए रिमूव वाले। अब ये काम देखिए, मैंने सेंटी को यूज किया, मिली को यूज किया, माइक्रो को यूज किया, किलो को यूज किया। इसकी जगह कुछ भी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रीफिक्स आने दो। अब एक बात बताओ, आपके पास टेबल में लगभग 18-20 के आसपास प्रीफिक्स होंगे, तो कोई भी प्रीफिक्स आएगा तो आपको डर लगेगा क्या? कोई डर नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? चलो अब हम लोग अपने दूसरे वाले इस पर आते हैं, और दूसरा वाला जो रूल है वो है टू पुट डिवाइड। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कौन से वाले? टू पुट वाले। कौन से लेंगे बेटा? टू पुट वाले। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये जब भी ये एग्जाम्पल आप कर रहे हो तो आपको पावर्स के साथ में खेलते आना चाहिए। तो अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, वो ये है, जैसे मान के चलो नीचे है m की पावर a, नीचे है n की पावर b, तो इसका मतलब होता है m की पावर a इंटू n की पावर -b। मतलब जब पावर ऊपर जाती है, पावर वाली टर्म्स को आप ऊपर लेके जाते हो तो वो माइनस में हो जाती है। अच्छा एक और बात, यदि कहीं आपके पास में ऊपर से पावर को नीचे लेके आ रहे हो तो आप इसे लिखोगे 1/m टू द पावर -a इंटू n टू द पावर b। बात समझ में आ रही? एकदम सिंपल। अच्छा मोस्टली ये सब काम होते हैं 10 की टर्म्स में, 10 की टर्म्स में होती हैं, मतलब 10 की पावर्स होती हैं। तो आप ऐसे करके देखिए। तो मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल्स से रिलेटेड। भैया मैंने पास में लिखा है 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो भैया देखो 10 टू द पावर 3। एक और रूल यहां पर लिख देता हूं जिससे क्या है ना आपको समझ में और आसानी से आएगा। वो है रूल नंबर 3। वो कहता है m की पावर a इंटू m की पावर b। इसका मतलब यह है कि m की पावर a प्लस का b। जब कभी भी आपके बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। अब देखो कई बच्चे ऐसे होंगे उनको लग रहा होगा सर कितनी बेसिक बात बता रही है, तो हम लोगों को आती है। यस आई नो दैट कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बेसिक बातें आती हैं, लेकिन हमें हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए ये सब किया जा रहा है। तो भैया देखो ये मैंने 10 टू द पावर 3 लिखा, इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। अब इसको देखिए आप क्या लिखोगे? पावर्स में एडिशन होगा तो 3 - 2 मतलब 10 की पावर 1 आया। चलो एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं लगे हाथों यहीं पर। मैंने बोला 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3। बताओ फटाफट से आंसर कितना आएगा? तो आप लिखोगे 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वाला प्लस कहां से आया? तो नीचे से ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा। मतलब आप लिखोगे 10 टू द पावर 3 प्लस का 3, मतलब आंसर आएगा 10 टू द पावर 6। सिंपल है, दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये बेसिक चीजें आती हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपना समय में से 5 मिनट आपको इसके लिए दे दिए थे। कोई बात नहीं, समय देना भी बनता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो हम लोग रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या है? टू पुट डिवाइड। तो भैया मैंने किया, मेरा फिर से वही सबसे पहला सवाल, 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने cm। अब आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 cm, लेकिन मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूं। मैं क्यों बता रहा हूं? जिससे आप लोग इस रूल को अप्लाई करना अच्छे से सीख सकें।
तो भैया कैसे करना है सर जी? तो भाई सिंपल सी बात है कि मैंने बोला था कि जब कभी देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट है। यहां पर वो मेन यूनिट तो रेप्लीकेट हो रही है, उसके साथ में आगे सी लिख दिया है, और ये सी मैंने प्रीफिक्स की टेबल में पढ़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -2। अब यहां पर देखिए, जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो एक नया प्रीफिक्स आ रहा है, एक नया प्रीफिक्स आ रहा है, और मैंने आपको सिखाया है टू पुट डिवाइड, मतलब आपको क्या करना रहेगा, 1/10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। मतलब अब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये आएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है 10 के पीछे, एक के पीछे 2 जीरो। एक बात ध्यान रखना, एक के पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो, तो ये आएगा 100 सेंटीमीटर। वो क्लियर है? तो ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आप जानते थे, उस बेसिस पर मैंने ये आपको करवा दिया, जिससे आपको क्या ना, एग्जाम्पल भी जाना पहचाना है, और रूल भी हम लोग सीख गए कैसे अप्लाई करना है। सीखे या नहीं सीखे बताओ? श्योर हैं? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने बोला आपके पास में ऐसा हो रहा है कि 0.5, अब ध्यान से देखना, कुछ भी होने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, 0.5 माइक्रो एम्पियर लिखा है, इसको कन्वर्ट करना, अरे सॉरी, 0.5 एम्पियर लिखा है, और मैंने बोला कितने मिली एम्पियर ऐसे आएंगे। तो देखिए यहां पर फिर से सवाल में वही है, क्या मैं एक नया प्रीफिक्स यहां पर ला रहा हूं? मैंने बोला यस, तो लेके आ जाइए। तो मैंने बोला देखो 0.5 तो एज इट इज, इसको तो छेड़ना है ही नहीं। अब यहां पर ए के साथ में कुछ नहीं था, यहां पर आपको देखिए m आ गया है, मतलब आपने 10 टू द पावर -3 से डिवाइड कर देना है, और इसको हटा दीजिए और ये ma लिख दीजिए। क्लियर है? आपने बोला ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर। क्या मैंने सही चल रहा है सब कुछ गाड़ी? मैंने बोला बिल्कुल सही। बोलो अगला स्टेप क्या बोलूंगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या, एक के पीछे 3 जीरो, तो ये आएगा। अब यहां पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, पॉइंट के कारण, देखो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, यहां पर ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, मतलब एक जीरो कम हो जाएगी और ये पॉइंट गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा 500 मिली एम्पियर। क्लियर हुआ? एकदम आसान था एग्जाम्पल, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट एग्जाम्पल तो हम लोग अभी कर ही नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास में मान के चलो ऐसे दिया हुआ है, 500 वोल्ट दिया गया है, इसको किलो वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो बताओ कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, पहले आपने 500 को एज इट इज रखा, मैंने बोला यस, किलो करके सब प्रीफिक्स आया है, तो उसकी जगह आपने 10 टू द पावर 3 रख दिया और किलो वोल्ट कर लिया। मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब देखो, अब यहां से आगे इसको यदि मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे कि मैं इसको लिखूं 500 डिवाइडेड बाई 1000, जीरो जीरो कैंसिल कर लीजिए, तो ये आएगा कितना, 5/10 किलो वोल्ट। अब यहां पर देखिए नीचे 10 है, ऊपर 5 है, मतलब ये आएगा 0.5 किलो वोल्ट। क्लियर हुआ? दो तीन एग्जाम्पल दोनों चीजों के ले लिए, और यहां पर ये कन्वर्जन का काम, प्रीफिक्स का कन्वर्जन, बेसिक रूल्स तो आपके खत्म हो गए। लेकिन कुछ अच्छे एग्जाम्पल जिसमें कई बार आपको हो सकता है, अब देखो करना क्या है, जैसे मैं आपके पास में एक एग्जाम्पल पूछता हूं, पहले एग्जाम्पल पूछूंगा उसके बाद आपको सिखाऊंगा। मैंने बोला कि आपके पास में लिखा है 100 माइक्रोफैरड, बताइए इसमें कितने मिली फैरड हैं, ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है। तो कैसे करोगे? तो आप यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पहले आपको इस म्यू को हटाना है और बाद में इस एम को लाना है, यही तो काम करवा रहे हैं, और कुछ है क्या इसमें? और कुछ भी नहीं है। चलो तो इसको फटाफट से कर दीजिए।
तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपने प्रीफिक्स को हटाना है, तो 10 टू द पावर -6 आएगा। क्या देखिए, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 है, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड आया। दूसरे स्टेप में क्या है, आपको m लाना है, तो अब इस बार आप क्या करोगे, इस बार आपने करना है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3 मिली फैराड, क्योंकि मैंने सिखाया था टू पुट डिवाइड, तो मैंने डिवाइड कर लिया। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर जब आपका ये 3 जीरो वाला ऊपर जाएगा तो ये आएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर +3, और ये हो गया मिली फैराड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ जाओ, फटाफट देखो क्या होगा। ये देखो, ये जो 100 लिखा है, 100 का मतलब है 10 टू द पावर, 100 का मतलब है 10 टू द पावर +2, तो ओवरऑल आप देखिए यहां पर क्या बन रहा है, 10 की पावर +2 -6 +3, मतलब ये बच रहा है 10 टू द पावर -1 मिली फैराड। और जब कभी भी 10 टू द पावर -1 लिखा है तो इसको मैं अच्छे से एडजस्ट करूंगा, तो ये आएगा 1/10 मिली फैराड, और इसको पॉइंट लगाने के इस्तेमाल करूंगा तो 0.1 मिली फैराड। ये पॉइंट लगाना आपको बचपन में सिखाया हुआ होगा। क्या करते हैं, जितनी जीरो हैं उतना पॉइंट के बाद में नंबर होना चाहिए। मान के चलो मैं एक और एग्जांपल आपसे देता हूं, वैसे ऐसे टाइम पास, मैंने बोला 1/100 को क्या लिख सकता हूं, तो देखो 1 की जगह यहां पर पॉइंट लग गया, और ये 2 पॉइंट होने चाहिए, जीरो और कर सकते, बिल्कुल कर सकते। एग्जाम्पल और कर लेते हैं मेरे लिए, तो उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। मैंने बोला कि 100 मिली हेनरी इज इक्वल्स टू हाउ मैनी माइक्रो हेनरी। चलो एक और कर लो। देखो मेनली आप देखो, आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे सर ये मेगा वगैरह ये वाले एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया आपने, तो उसका रीजन ये है कि ज्यादातर आपकी गाड़ी जो है वो मिली, सेंटी, किलो और माइक्रो, इन चारों में ही घूमती रहती है। बचे हुए रेयरली यूज होते हैं, नैनो वगैरह ये जो है वो बाद में कभी कभार ही यूज होते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। आपने लिखा 100 इंटू 2 रिमूव, मल्टीप्लाई किया, ये h हो जाएगा। अगला स्टेप बोलो क्या आएगा, तो अगले स्टेप में 2 पुट करना है, और पुट करना है माइक्रो, तो आपने इसे μh रख दिया। सही कर रहा हूं बिल्कुल कि नहीं कर रहा हूं, बोलो फटाफट से। तो आपने बोला बिल्कुल सही चल रही है गाड़ी। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 100 को 10 टू द पावर 2 लिख दिया, और इसको 2। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब क्या करना है आपको, बेस सेम है सबका, 10 10 10, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 - 3 प्लस का 6, तो 6 और 2 8 में से 3 गए, तो 10 टू द पावर 5 माइक्रो हेनरी विल बी द आंसर। सो ये आपके पास में आंसर आ चुका है, और इसी के साथ में हमारा प्रीफिक्स कन्वर्जन जो था वो यहां पर फिनिश होता है। अब आपको अपने मन से एग्जाम्पल बनाने हैं और मन से सॉल्व करने हैं। हर एक प्रीफिक्स को 2-2 बार 3-3 बार कन्वर्ट कीजिए। मतलब जैसे मैंने कोई डेटा लिख लिया 1000, 1000 मिली, और उसके आगे कोई भी ले लो, मिली ओम ले लिया, चलो 1000 मिली ओम ले लिया। अब इसको क्या करिए, 1000 मिली ओम को सेंटी ओम में कन्वर्ट कीजिए, डेसी ओम में, डेका ओम में, हेक्टो ओम में, किलो ओम में करिए कन्वर्ट। उससे क्या होने वाला है, उससे होने वाला ये है कि भैया आपकी बस प्रैक्टिस होगी और कुछ भी नहीं है। एक बार आपके हाथ के नीचे से निकल जाएंगे 1-2 बार, तो आपको फिर आसान लगेगा, इससे ज्यादा। आर यू श्योर? से आगे हमारा जो मेन है वो है फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर में हम लोगों के पास में एक पॉइंट आता है, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, मैं आपको बताऊं, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं फंडामेंटल, एक होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, और दूसरी होती हैं आपके पास में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स ओनली, फंडामेंटल एंड डिराइव। लेकिन क्या हुआ है ना कि इनके बीच में फंडामेंटल डिफाइन हो गई, डिराइव क्वांटिटीज भी डिफाइन हो गई, इनके बाद भी कुछ बच गया, वो थे एंगल्स। वो जो मैथमेटिकल टूल्स था, तो उसको हम लोगों ने डाल दिया है सप्लीमेंट्री के अंदर, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हालांकि अब देखो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, मेनली जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है वो 2 ही टाइप की है, फंडामेंटल और डिराइव। सप्लीमेंट्री को काउंट
नहीं किया गया है, इसे अलग से पढ़ा गया है। सप्लीमेंट्री क्या है कि मतलब हम लोग सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। जैसे आप लोग बोर्ड का एग्जाम देते हो तो बोर्ड के एग्जाम में आपको एक मेन आंसर शीट मिलती है, उसके बाद में यदि आंसर शीट भर जाए तो आप क्या लेते हो, सप्लीमेंट लेते हो कि नहीं लेते हो, वही सप्लीमेंट है ये, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल और डिराइव के अंदर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। जो बच गया उसे हम लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर में डाल दिया। तो यहां तक यदि कहानी समझ में आई है तो सबसे पहला जो मन में सवाल उठता है वो ये उठता है कि सर जी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो भैया फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी, fundamental quantities are those quantities which do not depend on any other quantities for their measurement। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये फिक्स हैं, डिफाइंड है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब आप इनको बदल नहीं सकते, मतलब आपको पता होना चाहिए। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये हैं आपकी 7, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इन 7 के अलावा कोई और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। चिल्ला चिल्ला के मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। आगे चल के एक डाउट आएगा, उस डाउट को मैं अभी यहीं पर क्लियर करूंगा जब मैं पढ़ा रहा हूं इनको, तो ठीक है। चलो भैया ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो क्या हैं जरा इनको देखते हैं। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं, टेबल बनानी है और कुछ नहीं करना है, मैंने यहां पर लिख दिया उसकी क्वांटिटी का नेम, उसकी यूनिट और उस यूनिट का सिंबल, यूनिट का सिंबल है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। तो देखो भैया सबसे पहला आपके पास में आ रहा है लेंथ। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। और इस मीटर को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करने हैं, ये याद होना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे सर ये भी कोई याद करने वाली बात है, ये तो हमें वैसे भी याद हो गई, आप नहीं भी बोलते तो भी याद है। मैं बोला वेरी गुड। उसके बाद में आता है लेंथ के बाद में मास। मास को मेजर किया जाता है किस में, किलोग्राम में, और इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है केजी, ठीक है। दीज आर एसआई सिस्टम। देखो ये एसआई सिस्टम चल रहा है, नहीं तो कई लोग सोच रहे होंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, इनको ही स्टैंडर्ड माना गया है, मतलब मास जो है वो किलोग्राम में ही मेजर होता है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये कौन सी बात कर दी, लेंथ तो हम लोग सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो भैया वो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, मतलब जैसे सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो तो आपको याद होगा सीजीएस सिस्टम, तो वो सीजीएस सिस्टम है। तो इसका मतलब ये है, क्या हम लोग एमकेएस सीख रहे हैं, तो हम लोग एमकेएस नहीं सीख रहे हैं, हम लोग एसआई सीख रहे हैं। लेकिन एसआई सिस्टम जो है वो आया तो एमकेएस से ही है ना, तो इसके लिए इतना ध्यान रखेंगे। तीसरा हमारे पास आता है लेंथ, मास के बाद में टाइम, जिसे हम लोग सेकंड में मेजर करेंगे, और सिर्फ स्मॉल एस का यहां पर सिंबल बनेगा। यदि किसी के मन में ऐसा आ रहा हो, कैसा आ रहा हो कि सर जी यहां पर अच्छा कोई जरूरी है कि सर एसईसी लिखते हैं वो, तो बेटा ये गलत है। वास्तविक सिंबल क्या है, एस है। एसईसी का मतलब सेकंड ही है, बट क्या वो एसआई सिस्टम के अंदर में रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका उत्तर है ना। क्लियर है, आंसर इज नो। एसईसी इज नॉट द एसआई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड। एसआई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड इज व्हाट, एस। अब देखो, अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा ये क्या है, तो भैया ये एक रूल्स हैं जो डिफाइन कर दिए हैं, जिनको हम लोगों को फॉलो करना है। मतलब देखो कैसे ना, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नियम चल रहे हैं। तो अब मान के चलो चाइना से कोई यहां पर आया, या यूएस से कहीं यहां पे आया, या ताइवान से आया, हॉलैंड से आया, नीदरलैंड से आया, कहीं से भी आया, तो उसे क्या पता लगेगा यदि वो कोई बुक पढ़ रहा है यहां पर आके, तो वो क्या है, तो उसको ये समझ में आए, इसके लिए सबको समझ में आए, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर इन सब बातों पे एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है भैया कि टाइम को एस से ही डिनोट करना है। मतलब 5 सेकंड को पूरा 5 और एस लिख के छोड़ देना है, मतलब वो 5 सेकंड अंडरस्टूड है। तो कई लोग बोलेंगे फिर सेकंड ही लिख देते थे, फिर क्या दिक्कत है एस लिखने में, फिर एस क्यों लिखते हो, सेकंड लिख देते, सबको ही समझ में आ जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह हम लोग पूरी बड़ी बड़ी फॉर्म्स को नहीं लिख सकते, उसके लिए हम लोग उनके सिंबल्स का इस्तेमाल
करते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये तीन तो आपके पास में हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, और मैंने पेन रेड ले लिया क्या, चेंज कर रहा हूं। ये है आपका टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करना है केल्विन में। ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन। और ये कैपिटल के है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये है कैपिटल के, ये है स्मॉल एस, ये है स्मॉल एम, ये है यहां पर स्मॉल के जी, यहां पर है कैपिटल के। इसलिए लिखते चल रहा हूं, स्मॉल एम, स्मॉल के जी, स्मॉल एस, कैपिटल के। क्लियर है? अच्छा, अगला एक और आता है, वो है यहां पर आपके पास में करंट। कौन सा आता है? करंट। और करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, और इसका सिंबल आएगा कैपिटल ए। अब देखो, ए में तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं कि कैपिटल है कि स्मॉल है, बट हां, इससे आपको पता तो लग ही जाएगा कि क्या है। अब इसके बाद में हमारे पास में आएगा नंबर 6। क्या आएगा? नंबर 6, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। इसके बाद में हमारे पास में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वाला तो यूज कर चुका था ना मैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की मात्रा, इसे लिखा जाएगा MOLE, और सिंबल आएगा MOL। मोले नहीं है, वो मोल है। केमिस्ट्री में काम आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिजिक्स में रेयरली एक आध बार कहीं आ गया, एक आध जगह तो ही है, अदरवाइज तो केमिस्ट्री में ही काम आने वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद में हमारे पास में एक और बच जाता है 7 नंबर पे, इसे हम लोगों को लिख लेना चाहिए, और 7 नंबर वाला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और सिंबल आएगा CD। ये समझ में आया क्या? तो सातों बन गए क्या आप लोगों के? मैंने बोला यस, कैंडेला, CD, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ल्यूमिनस फ्लक्स, जो भी बोलना चाहो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी अपने को कैंडेला की, बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने इसको 7वें नंबर पे रखा हुआ है। आपको ये 6 में से भी ऊपर के 5 की जरूरत पड़ेगी। तो भैया देखो, ये है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर दियर मेजरमेंट। मतलब देखो, लेंथ को लेंथ ही मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर कर लेते हैं, डायरेक्ट मास मेजर होता है, डायरेक्ट लेंथ मेजर होती है, टाइम डायरेक्ट मेजर होता है, टेम्परेचर डायरेक्ट मेजर होता है। अब यहां पर एक सवाल आएगा, वो है स्टार मार्क में मैं बता रहा हूं, वो है कि देखो, अब आप लोगों ने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी बचपन में। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पढ़ाया नहीं पढ़ा था बचपन में? तो आपने बोला यस, पढ़ा तो होगा। तो I बराबर सर जी Q/T है। यस, क्या आपने ये वाली कहानी पढ़ी हुई है? तो आपने बोला यस। तो इसका मतलब तो ये है ना सर जी कि करंट डिपेंड कर रहा है चार्ज पर, करंट डिपेंड कर रहा है चार्ज पर। तो और ये जो चार्ज होता है, Q का मतलब है, देखो चार्ज जो है, इसके लिए हम लोग जो में यूज करते हैं वो है कूलाम, जिसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि कूलाम शुड बी फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इस बात पे ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है कि भैया करंट फंडामेंटल है। तो इसका मतलब यह है कि I बराबर Q/T नहीं होगा, Q बराबर I इंटू टी होगा, Q बराबर I इंटू टी होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये है, क्योंकि आपको आगे चल के इस पे जरूर और जरूर डाउट आने वाला है कि सर करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब तो कूलाम जो है, क्योंकि देखो करंट जो है, करंट की यूनिट जो है वो आपने बोला एम्पियर तो है, वो सही है, और चार्ज को हम लोग एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकंड भी तो करंट की यूनिट बन जाएगी। तो इस हिसाब से तो कूलाम आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होनी चाहिए। ये आपको लगता है बिकॉज हम लोग बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं, लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि भैया नहीं, यही है, क्योंकि इस बात पर ऑलरेडी एग्रीमेंट किया जा चुका है कि भैया करंट है। अब करंट को मान लिया उन्होंने, तो मान लिया
अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या ये सातों फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास में दिमाग में क्लियर हो गई? अच्छा, कुछ और मैं यहां पर एक स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखती हैं, वो है रिगार्डिंग यूनिट्स। मतलब क्या, मैं यहां पर पॉइंट की बात कर रहा हूं, कन्वेंशंस यूज टू राइट यूनिट, या अच्छे से लिखूं तो एस आई यूनिट, कन्वेंशंस यूज टू राइट द एस आई यूनिट। देखो, यूनिट्स हमेशा उन्हें सेलेक्ट किया जाता है जो आपके पास में यूनिट्स को आर्बिट्री कांस्टेंट के तौर पे लिया जाता है, वो बात सही है, लेकिन यूनिवर्सली या इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला सही बात है। नाउ, जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा आपको उसका सिंबल यूज करना है। क्या बोला मैंने? हमेशा इन एसआई सिस्टम we use to represent a fundamental quantity अरे यहां पे देखो, फिर से वही हो गया, सिंबल यहां पर आएगा। वी यूज सिंबल, क्या यूज करना है? सिंबल यूज करना है। मतलब पूरा सेकेंड नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? एस लिखना है। पूरा मीटर नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? एम लिखना है। पूरा एम्पियर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ कैपिटल ए लिख के छोड़ देना है। ये एक कन्वेंशन है। दूसरा एक कन्वेंशन है जिसको मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, वो ये है, अब ये याद होना चाहिए। देखो, मान के चलो मुझे मेरा नाम लिखना है या आपको आपका नाम लिखना है, तो आप आपका नाम, मैं मेरा नाम कैसे लिखूंगा? AMAR, मैंने ऐसा नाम लिखा मेरा, यस। यदि मान के चलो किसी का नाम है प्रकाश, तो वो कैसे लिखता? PRAKASH, प्रकाश ऐसे लिखता, यस और नो? अच्छा, एम्पियर सर का नाम, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो एम्पियर अपना नाम कैसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे AMPERE, मैंने बोला यस। अच्छा, कैल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, कैल्विन अपना नाम कैसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे KELVIN, यस, मैंने बोला यस। अब यहां पर जरा ध्यान दो, आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, आप लोगों की नजर नहीं गई होगी, लेकिन मुझे मालूम था, मुझे बाद में बताना, इसके लिए मैंने छोड़ा हुआ था। वो ये है कि देखो, जब कभी भी किसी साइंटिस्ट का नाम एज अ यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है, एज अ यूनिट यूज किया जाता है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है। मतलब यदि मैंने कहीं पर, आप पढ़ रहे हो कोई बुक और उसमें एम्पियर का ए कैपिटल है, इसका मतलब ये क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट है। क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट। लेकिन यदि कहीं ऐसा है कि एम्पियर ऐसे कहीं है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया ये जो ए स्मॉल है, तो इससे मुझे पता लग गया ये किसके लिए यूज हो रही है, ये यूनिट की तरह यूज करी जा रही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने बोला ये बात आई। अब इसका एक और जो रूल है, अब इस रूल को आपको अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा भैया। कैसे? कि when a unit is represented by the scientist name, then we use the first letter as a small letter to represent the unit। एक काम करूं, लिखूं क्या मैं, कि मैं बोलता हूं, आप ध्यान से सुनना, फिर से एक बार लिख लेना। when the name of scientist is used as a unit, then the first letter of name of the scientist is used as a small letter। बात समझ में आई? क्लियर है? और साइंटिस्ट ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। यदि मेरे नाम से यदि भविष्य में कोई यूनिट बनती है तो स्मॉल ए यूज करूंगा, यदि मैं यूनिट की तरह यूज कर रहा हूं, और अदरवाइज नाम लिख रहा हूं मैं मेरा, तो कैपिटल ए यूज करूंगा। भले ही मेरा नाम यूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आजादी मिल जाएगी, कैसे भी करूंगा, नहीं, सबको समान हक है। मतलब आपने न्यूटन सर का नाम सुना होगा, यदि मैंने ऐसे लिखा है फाई न्यूटन, ठीक है, तो ये
क्वांटिटी को बता रहा है, किसको, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए की जाती है। और यदि मैंने न्यूटन ऐसे लिखा है तो ये साइंटिस्ट का नाम है। इसका एक और तरीका होता है, रूल जो कन्वेंशन होता है उसमें, कि कभी भी यदि साइंटिस्ट के नाम हैं और उनको एज अ सिंबल यूज करना है, ध्यान से सुनना। देखो क्या हो रहा है, मैं कई लोगों के मन में होगा कि मैंने ये सेकंड वाला रूल इतना बड़ा था, मैंने लिखा नहीं है, चलो यहां पे चाहिए तो लिख देता हूं। व्हेन a name of person is used as unit, then it is written in small letter। इसको हम लोगों ने किस में लिखना है, it is written in small letters। और जो अगला रूल है यहां पर, अगला जो कन्वेंशन का तरीका है वो है आपका पॉइंट नंबर 3। वो क्या बोल रहा हूं कि यदि हम लोगों ने क्या किया है, पर्सन के नाम का इस्तेमाल किया एज अ सिंबल, व्हेन द नेम ऑफ पर्सन इज यूज्ड एज अ सिंबल देन वी यूज ओनली सिंगल कैपिटल लेटर। हां, सिंगल वर्ड बोलना गलत है, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा आ जाए कि दो वर्ड्स का यूज करें, जैसे हर्ड्स, एच और जेड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, symbol for unit named after a person should be in capital। इसका मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल देता हूं। कैपिटल एन विल स्टैंड्स ऑलवेज फॉर न्यूटन, कैपिटल एन विल स्टैंड्स फॉर न्यूटन। कैपिटल ए किसके लिए आएगा, एम्पियर। कैपिटल के किसके लिए आएगा, केल्विन। अच्छा, कैपिटल के और स्मॉल के में फर्क समझ में आता है कि नहीं आता है आप लोगों को, वो एक बहुत बड़ी बात है। कैपिटल के जब मैं बोल रहा हूं तो देखो मैं बता देता हूं, कैपिटल के बड़ा है और ये स्मॉल के है। देखो दोनों में फर्क देख लीजिए, स्मॉल के और कैपिटल के। ठीक है, एक ही लाइन पे मैंने बनाया, तो कैपिटल में पूरा का पूरा बड़ा मुंह खोलना है और स्मॉल में क्या करना है, छोटा कर देना उसको। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ रही है क्या? नाउ तीन हो गए, अगले वाले पे चलते हैं। जो ये सिंबल होते हैं यूनिट्स के, मैं लिख देता हूं पहले, सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि भैया यहां पर अपनी इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कैसे, जैसे आपने पढ़ा 1 बनाना और मैंने बोला 10, मेरे पास में 10 केले, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 बनानाज। बराबर है कि नहीं? 1 बनाना है तो आपने सीधा लिख दिया 1, या 1 मैंगो लिखा तो आपने बोला 1 मैंगो। लेकिन 10 है तो क्या लिखोगे, 10 मैंगोज लिखोगे। यस और नो, सही बात है कि नहीं? तो आपने बोला यस सही बात है। लेकिन जब आप लोग इसमें यूज कर रहे हो तो ऐसा मत कर देना, जैसे 1 मीटर है तो 1 तो मीटर लिख दिया और 10 मीटर्स कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। या आपने इसको सिंबल रखा तो 10 ms कर दिया तो वो कुछ और ही निकल जाएगा इसका मीनिंग। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने वाला, जिसको साइंस आती है, वो 10 मिली सेकेंड पढ़ेगा। वो क्या पढ़ेगा इसको, 10 मिली सेकेंड, ना कि 10 मीटर्स। बात समझ में आ रही है? तो ये गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म में उनका इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई लोगों को लग रहा होगा यार ये रूल तो सब रटने हैं। देखो कैसे ना, शुरुआत में आपको, जब आप लोग फिजिक्स में एंट्री कर रहे हो, देखो अभी क्या है ना, फिजिक्स नहीं चल रही अभी आपकी, कि आपको फिजिक्स में पढ़ते समय क्या सावधानी है, ये सारी सावधानियां हैं जिनका आपको पूरे साल भर इस्तेमाल करना है। कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आपको साल भर इस्तेमाल करना है, क्योंकि गलती कहां होगी, यही ऐसी छोटी छोटी जगह पे आप लोग गलती करेंगे और इसके कारण भुगतेंगे फिर बाद में। आर यू श्योर? पक्की बात है? चलो हम लोग और बढ़ते हैं आगे। कितने हो गए ये? 4 हो गए। सिंबल फॉर यूनिट्स
डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने, जैसे एटसेट्रा को लिखने के लिए ई टी सी के बाद में डॉट लगा देते हैं, एटसेट्रा लगाते ही नहीं लगाते हैं। या फिर कोई भी शॉर्ट फॉर्म, जैसे अभी मुझे भी याद नहीं आ रही कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई शॉर्ट फॉर्म याद आ जा जल्दी से। चलो ठीक है, कोई याद नहीं आ रही मेरे को। सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप का मतलब ये है कि न्यूटन लिख दिया तो एन के बाद में डॉट नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। न्यूटन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन रहेगा। बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करने के लिए कर देते हैं। जैसे आपका नाम लिखते हैं, मैंने लिखा कि भैया हमको लिखना है प्रमोद कुमार मिश्रा, मैंने लिखना है, आपने लिखा प्रमोद कुमार मिश्रा, तो आप क्या बोलोगे इसको, प्रमोद कुमार मिश्रा को कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, तो आप लिखोगे पी डॉट के डॉट मिश्रा। तो भैया ये आपकी कॉमन इंग्लिश है, उसमें चल जाएगा, ठीक है। यहां पर न्यूटन के बाद में एन के बाद में डॉट लगा के न्यूटन मत कर देना, ठीक है। वो नाम लिखना अलग बात है। जैसे मैंने बोला कोई नाम भी तो याद नहीं आ रहा है ऐसे टाइम पे, देखो वही होता है ना, हम लोगों को भी उतने ही नाम याद रहते हैं। अब न्यूटन का पूरा नाम नहीं मालूम है, इसाक न्यूटन ना, आइजैक न्यूटन, तो ISAAC, इसाक न्यूटन ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो वो शॉर्टकट यूज नहीं करनी है यहाँ पे। क्यों, हमारी यूनिट जो है वो इसाक न्यूटन या आइजैक न्यूटन जो है वो यूनिट नहीं है। हमारी यूनिट क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन, जो कि उनके नाम पर है। या अल्बर्ट आइंस्टाइन, हालांकि आइंस्टाइन के नाम पे तो यूनिट भी नहीं है अभी तक, तो मतलब मैंने तो नहीं देखी है, अपने को यहां पर जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए आपने ए डॉट आइंस्टाइन लगा के काम कर रहे हैं, नहीं, वो नाम लिखना अलग बात है। देखो प्रमोद कुमार मिश्रा का पीके मिश्रा हो गया, सही है, वो सही है, वो अपनी जगह है। लेकिन यहां पर जो रूल है वो है सिंबल के लिए, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप नहीं लगाना है। यदि आपने भूले भटके लगा दिया तो गलत हो जाएगा। कैल्विन के बाद में लगा दिया, के बाद में फुल स्टॉप, तो ये गलत हो जाएगा। के सिर्फ और सिर्फ के रहेगा, ना उसके आगे ना पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर है, ये यूनिट्स हैं, ऐसे ही चलने वाली हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? मैंने बोला ठीक है। और कोई रूल तो नहीं रह गया, मेरे को एक बार रूल्स को सबको रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या है ना, इसमें इस पे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको पता भी लगेगा इस पे। कई लोग सोच रहे हैं इस पे कहां क्वेश्चन बनाएंगे, तो मैं बोलूंगा भैया इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है, ओके। In the SI system, we use symbol to represent a fundamental quantity. Okay, when a name of a person is used as unit, then it is written in small letter. मैंने ये बोला, सिखा दिया। ओके, एम्पियर केल्विन एग्जाम्पल भी ले लिए। तीसरा सिंबल फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल, मैंने ये न्यूटन एम्पियर केल्विन यही दो तीन नाम चल रहे हैं घूम फिर के। सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, मैंगोज वगैरह एग्जाम्पल दे दिया मैंने, बोला ठीक है। सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप, ये वाला भी सिखा दिया। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला एक और है, कितना, 5 हुआ ना, छठवां। मतलब मान के चलो कहीं ऐसी सिस्टम, ऐसी जगह आ रही है जहां पर आपके पास में ऐसी यूनिट्स आ रही हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। जैसे मैं आपको एक यूनिट बताता हूं, एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन को शॉर्टकट में लिखा है अभी, वैसे लिखना तो चाहिए मुझे, एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख दिया या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख दिया, चल जाएगा। लेकिन आप इसे मीटर पर सेकेंड ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि when a physical quantity is in the form of numerator and denominator, then we use the ratio method. Which method? रेशियो मेथड, 1:1 रेशियो। बस, 2 से ज्यादा तीसरा रेशियो में नहीं जाना है। हालांकि कई बार आपको बुक्स के अंदर में ऐसे टाइप में मिल जाएंगे, लेकिन जनरली वो गलत प्रैक्टिस है, आपको इसी की प्रैक्टिस पर रुकना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, श्योर है?
इसको रूल में कैसे लिखोगे? इसको रूल में लिख सकते हो क्या आप लोग कि मैं लिखवाऊं? एक काम कर देता हूं, अरे बाप रे समय तो बढ़ता चला गया, मेरे को अभी एक दो रूल और डिस्कस करने हैं, एक और बचा है उसको भी करूंगा। चलो ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूं। हाँ 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 हाँ, इसको लिखता हूं, रूल नंबर 6 है ये, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर should be written as वन रेशो, एज वन रेशो, मतलब एक ही जगह रेशो में लेना है, 2 3 4 रेशो तक ऐसे लाइन खींचते हुए आगे नहीं बढ़ना है। एक और रूल है नंबर 7वां जिसको हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, वो ये है, जैसे मान के चलो कोई तो भी फिजिकल क्वांटिटी बन के आ रही है, उसकी यूनिट आ रही है जूल पर किलोग्राम सेकंड, ऐसे कोई तो भी बन के आ रही है, जूल पर किलोग्राम और सेकंड ऐसे बन के आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसको यदि मुझे लिखना है तो मैं तो यूज करूंगा सिंबल, तो ये यूज आएगा जे के जी एस, ठीक है, या इसे मैं लिख सकता हूं जे रेशो में आएगा किलोग्राम सेकंड। तो ये है आपका सही, ये है आपका सही, बट वी कैन नॉट मिक्स, मतलब ऐसे नहीं लिखना है कि जूल और फिर किलोग्राम सेकंड लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मींस आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है? सिंबल्स यूज करना है, मिक्सिंग नहीं करनी है। दैट विल बी द रॉन्ग मेथड। समझ में आया मैंने क्या बोला? व्हेन राइटिंग अ यूनिट फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज यूज द symbols, only symbols, do not mix them, only symbols, do not mix them। एक बार और बोलूं, whenever a unit of any physical quantity is written, then always use the symbols, do not mix the symbols with the units, with the names। क्लियर है? बात समझ में आ गई? श्योर हो गए यहां तक? सो दीज आर द क्या बोलते हैं, रूल्स या कन्वेंशन, जितने थे 7 थे, 7 ही हैं, और एक आधा कोई होगा तो मुझे तो देखो वैसे भी इतने ही यहाँ होते हैं, बट क्या होता है ना, कई बार हम लोगों को एकदम से अचानक से याद आ जाता है, अरे ये भी था, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये तरीका है इनको रिप्रेजेंट करने का, जूल किलोग्राम सेकेंड। अब इसके बाद में ऐसा है कि अब इसमें एक और रूल होता है जिसे हाइपन का रूल बोलते हैं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है खास। वो क्या है, मेरे पास में था जूल किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है, तो मैं तो इसको पढ़ दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जूल पर किलोग्राम और सेकंड। तो ये किलोग्राम माइनस सेकंड नहीं है, ये है रूल ऑफ हाइफन। हम लोगों को जब दो यूनिट्स को या दो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को सेपरेट आउट करना होता है तो हम लोग यहां पर हाइफन का यूज करते हैं, वो माइनस नहीं है, ये जूल पर किलोग्राम माइनस सेकंड नहीं है। मैं लिख देता हूं, इट इज नॉट जूल पर किलोग्राम माइनस सेकेंड, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज हाइफन, दिस इज हाइफन, नॉट अ माइनस साइन, नॉट अ माइनस साइन। तो देखो ये कुछ है ना थियोरेटिकल बातें हैं जो आपको एक बार बस दिमाग में बिठा लेनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जब आप लिखोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अपने आप ये प्रैक्टिस में आ जाती हैं, अपने आप ये प्रैक्टिस में आ जाती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सो इसी के साथ में मेरे सारे रूल्स खत्म हो गए। अब देखो ये हाइफन वाला लास्ट बचा था जो भी मैंने कवर कर लिया, क्योंकि देखो ये क्या होता है ना, रूल्स ऐसे यदि आप बताने जाओ ना तो ऐसे नहीं बता पाओगे, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तब अपने आप ये रूल्स प्रैक्टिस में होने के कारण आ जाते हैं। क्लियर है? चलो इस तरह से हम लोगों ने आज का ये टॉपिक पढ़ा। आज समय सीमा ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। हम लोगों ने आज प्रीफिक्स कन्वर्जन सीखा, टू रिमूव मल्टीप्लाई, टू पुट डिवाइड, उसके एग्जांपल्स देखे। उसके बाद में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर दियर मेजरमेंट। मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि नहीं लिखी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों को स्क्रीन पॉज करके धीरे से सुनते हुए लिख लेना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज are those quantities which do not depend on any other quantity, which do not depend on any other quantity for their measurement। उनके
अपने मापन के लिए वो किसी दूसरी राशि पर, दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसी राशि क्या है? मूलभूत राशियां हैं। कितनी हैं? 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की यूनिट मीटर स्मॉल एम, टेम्परेचर के मास के लिए किलोग्राम केजी, टाइम के लिए सेकंड स्मॉल एस, करंट के लिए एम्पियर कैपिटल ए, टेम्परेचर के लिए केल्विन कैपिटल के। मैंने 2 बार एक जैसा बोल दिया कि अभी करंट के लिए कैपिटल ए और टेम्परेचर के लिए कैपिटल के, केल्विन और एम्पियर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE को हम लोग सिंबल यूज करेंगे MOL, कहीं पे M मत लिख देना या ML मत लिख देना, वो अलग हो जाएगा। और लास्ट है अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे कैंडेला कहेंगे, CD से रिप्रेजेंट करेंगे। ये था। उसके बाद में कन्वेंशन थे हमारे पास में यूनिट्स के, जो 7-8 कन्वेंशन हम लोगों ने सीखे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे करते हुए फिजिक्स में एंटर कर चुके हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोगों को डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करना है, जहां पर मैं बहुत सारी आपको यूनिट्स करवाऊंगा, कुछ बहुत सारे फॉर्मूले जहां पर सीखे जाएंगे, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसी के साथ में अपना आज का लेक्चर यहां पर समाप्त होता है। मुलाकात करेंगे हम लोग अपने आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।